तो चलिए समझते हैं इस पूरे संघर्ष को, जिसने दुनिया को एक तरह से किनारे पर ला खड़ा किया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का ये टकराव। आखिर ये आग भड़की कैसे और इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले कैसे रही हैं? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। वो तारीख थी 28 फरवरी 2026, एक ऐसी तारीख जब शांति की, आप कह सकते हैं, सारी उम्मीदें टूट गईं और मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया। लेकिन देखिए, युद्ध का ये जो धमाका था ना, ये अचानक नहीं हुआ। असल में ये चिंगारी तो दशकों से सुलग रही थी और इसे हवा दी सालों के तनाव ने, गुप्त ऑपरेशंस ने और उन वादों ने जो कभी पूरे नहीं हुए। तो ये टाइमलाइन देखिए, इससे समझ आता है कि हालात बिगड़े कैसे। मतलब 2023 से ही ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें चल रही थीं। फिर 2025 में एक छोटा-मोटा युद्ध भी हुआ और फिर आया फरवरी 2026 का वो महीना, जो कह सकते हैं निर्णायक साबित हुआ। सोचिए, एक तरफ तो ओमान में शांति की उम्मीदें बन रही थीं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे युद्ध की पूरी तैयारी चल रही थी। ठीक उसी वक्त जब इजरायली प्रधानमंत्री सैन्य कार्रवाई के लिए जोर शोर से दबाव डाल रहे थे। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब शांति का, आप कह सकते हैं, एक आखिरी मौका बचा था। जैसा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था, ये कूटनीति के एक अवसर को गंवाना था। बस इस एक कदम ने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए और युद्ध का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। इसके बाद जो हुआ वो था एक जबरदस्त सैन्य अभियान। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसे शुरू किया और नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के सामने इस ऑपरेशन के 5 बड़े लक्ष्य रखे और ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था। नहीं, इसका मकसद तो ईरान की शक्ति को हर लेवल पर तोड़ना था। मतलब उसकी सरकार को बदलना, उसके सबसे खतरनाक हथियारों को खत्म करना, उसकी नेवी को बेअसर करना और तो और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले उसके जो सहयोगी नेटवर्क हैं उन्हें भी तबाह करना। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस हमले की तबाही की कहानी बताते हैं। सोचिए, CENTCOM के मुताबिक सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 7,800 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की 120 से ज्यादा नेवल शिप्स खत्म कर दी गईं और उसका जो सबसे ताकतवर सैन्य बल है, रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, मतलब IRGC, उसके सैकड़ों ठिकानों को मलबे में बदल दिया गया। और हर जंग की तरह इसकी भी सबसे भारी कीमत आम लोगों ने चुकाई। हमले के सिर्फ पहले 48 घंटों के अंदर ही ईरान में 1444 से ज्यादा जानें चली गईं। ये वाकई एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने घुटने नहीं टेके। उसका जवाब बहुत तेज और उतना ही विनाशकारी था और इस जवाब ने पूरे के पूरे रीजन को जंग की आग में धकेल दिया। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों की बौछार नहीं की, बल्कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन से लेकर तुर्की तक कोई भी जगह महफूज नहीं थी। कमाल की बात तो यह है कि हिंद महासागर में जो दूर दराज के बेस थे, वो भी ईरानी मिसाइलों की जद में आ गए। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया। सोचिए, जब अराज शहर और डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसे इतने सेंसिटिव ठिकानों पर मिसाइलें गिरी, तो इससे सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि इजराइल की जो अजेय होने की इमेज थी, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब देखिए, इस जंग का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही नहीं रहा। बहुत जल्द इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और इस भूचाल का सेंटर था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नंबर 21% अपने आप में पूरी कहानी कहता है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। तो जब ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो उसने एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पर हाथ रख दिया और बस दुनिया भर के बाजारों में खलबली मच गई। और इसका असर वो तो तुरंत पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा। जो तेल कुछ हफ्ते पहले $72 प्रति बैरल था, वो सीधा आसमान छूकर $120 पर पहुंच गया। मतलब लगभग 67% का उछाल। इसने हर देश की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। हाँ, एक बात जरूर है, ये संकट 1973 वाले तेल संकट से थोड़ा अलग था। तब तो कीमतें 4 गुना बढ़ गई थीं। आज दुनिया की एनर्जी जरूरतें ज्यादा डाइवर्स हैं। मतलब गैस, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल्स, और अमेरिका खुद एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक है। शायद इसी वजह से हालात पूरी तरह से काबू से बाहर नहीं हुए। और ठीक जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी एक और फ्रंट खुल गया।
ईरान का ताकतवर सहयोगी हिजबुल्लाह इस जंग में कूद पड़ा और इसके साथ ही ये लड़ाई लेबनान की जमीन पर एक बेहद भयानक और बर्बादी लाने वाले युद्ध में तब्दील हो गई। लेबनान के लिए तो ये एक पूरी तबाही थी। जरा सोचिए, 10 लाख लोग, मतलब देश की आबादी का लगभग 19% हिस्सा अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गया। ये एक देश के अंदर ही एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था। तो हुआ ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या ने हिजबुल्लाह को भड़का दिया और उसने इजराइल पर हमलों की जैसे झड़ी लगा दी। जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और नतीजा था हजारों मौतें और बैरूत जैसे ऐतिहासिक शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तो सवाल ये उठता है कि इतने हफ्तों की लड़ाई और इतनी तबाही के बाद आज ये जंग आखिर किस मोड़ पर खड़ी है? तो इतनी बर्बादी के बाद क्या अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब हुए? ये स्कोरकार्ड देखें तो एक मिली-जुली तस्वीर सामने आती है। हाँ, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को तो मार गिराया और उसकी नेवी को भी काफ़ी हद तक बेकार कर दिया, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मकसद था, ईरान में सरकार बदलना, वो पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल वो तो अब भी बना हुआ है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ? ये कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता। और अब टेंशन एक नए और बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके पावर प्लांट्स को मिटा दिया जाएगा। ये अल्टीमेटम इस पूरे संघर्ष को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आया है। टाइम लिमिट खत्म हो रही है और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। क्या ये जंग और भी भयानक रूप लेगी या फिर डिप्लोमेसी को एक और मौका मिलेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।